for the inconvenience. So what we are saying is that whenever you create any variable like this, a equals to 3, this means that a name will be created with the name a, and this a will be actually a address. Okay, इसके अंदर एक एड्रेस होगा और वो एड्रेस होगा किसी ऑब्जेक्ट का जिसके अंदर कुछ वैल्यू होगी। जैसे कि आपने कहा a इक्वस टू 3, जैसे आपने कहा a इक्वस टू 3 तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इंटीजर टाइप का और उस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू हुई 3। इसके अंदर वैल्यू के अलावा एक चीज़ और भी होगी, दैट हम बात कर रहे हैं इसकी रेफरेंस काउंट। ओके, ये रेफरेंस काउंट रखेगा कितने वेरिएबल इसको रेफर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा अभी ए इज रेफरिंग टू दिस ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स करंटली द रेफरेंस काउंट इज 1, मतलब सिर्फ एक ही वेरिएबल इसको रेफरेंस कर रहा है अभी, राइट। ए इज अ वेरिएबल विच इज रेफरेंसिंग टू दिस ऑब्जेक्ट. So the names are not actually normal variables in Python. So whenever you say a equals to 3, this means that you have a name a which is actually pointing to this object. So names are pointers in Python. So or you can say the normal variables are pointers in Python. तो अगर आप a के अंदर कोई दूसरी वैल्यू असाइन करते हो, फॉर एग्जाम्पल यू से a equals to 4. Now a equals to 4 will not change this value. Okay, a equals to 4 will not change this value like your C programming. In that case, a different variable will be created with the name of a, and this now will be referencing to a new object जिसके अंदर वैल्यू होगी 4. ओके, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा दैट इज जिसके अंदर वैल्यू होगी 4 और इसका अपना कुछ एड्रेस होगा, दैट एड्रेस विल बी इनसाइड दिस पर्टिकुलर नेम. ओके, दैट इज इनसाइड ए. सो दिस मीन्स दैट इंटीजर्स आर इम्यूटेबल. इम्यूटेबल मतलब आप उनको चेंज नहीं कर सकते हो, उनकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उनको चेंज नहीं कर सकते. दैट मीन्स इट इज नॉट इन प्लेस चेंज. इन प्लेस मतलब उसी की जगह पर चेंज करना. इट विल बी आउट प्लेस चेंज, मतलब आप एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे विद दिस वैल्यू एंड दैट विल रेफर टू दिस वैल्यू 4. इन फ्यूचर इफ यू से लेट्स से वी हैव अ वेरिएबल b. सो अगर आपने a को b में असाइन किया, दिस मीन्स दैट नाउ एंड a एंड b विल बी पॉइंटिंग टू सेम ऑब्जेक्ट्स. लेट्स सी हाउ इट विल वर्क. सो वेरिएबल्स आर एंट्रीज इन द सिस्टम टेबल विद स्पेसिस फॉर लिंक्स टू ऑब्जेक्ट्स. मतलब हर एक पाइथन के अंदर क्या होगा, पाइथन के अंदर एक टेबल होगी और इसको आप मान सकते हो सिंबल टेबल की तरह जो आप कंपाइलर डिज़ाइन में यूज़ करते हो. इसके अंदर सारे वेरिएबल्स होंगे, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, और वो किस किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं उनका एड्रेस होगा. यहाँ पर लेट्स से 1000 एड्रेस, यहाँ पर 2000 एड्रेस, यहाँ पर 3000 एड्रेस. लाइक दिस every variable will be having associated addresses. Objects are pieces of allocated memory with enough space to represent the value for which they stand. मतलब जो आपकी वैल्यूज होंगी वो कहाँ पर स्टोर होंगी, वो वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं होंगी, वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होगी. रेफरेंसेस आर ऑटोमेटिकली फॉलोड पॉइंटर्स फ्रॉम वेरिएबल टू ऑब्जेक्ट. मतलब व्हेन एवर यू आर सेइंग a equals to 3, तो यहाँ पर एक्चुअली दो चीज़ें क्रिएट हो रही है. एक आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, राइट. एक ऑब्जेक्ट है ओ बी, लेट से इसके अंदर वैल्यू 3 है, और एक अलग से एक और रेफरेंस क्रिएट हो रहा है, ये भी मेमोरी के अंदर क्रिएट होगा, राइट. तो मेमोरी के अंदर आपको एक स्पेस मिलेगा जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और एक वेरिएबल ए क्रिएट होगा जिसके अंदर इसका एड्रेस होगा इस ऑब्जेक्ट का. सो लेट्स से इसका एड्रेस है 1000, तो यहाँ पर आपका एड्रेस होगा 1000 और ये इसको रेफर कर रहा है. इसका मतलब सिंपल सा ये है. ओके, सो वेन एवर यू से ए इक्वल्स टू 4, तो अगेन दिस मीन्स दैट अ न्यू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड और बी अब जो है ए इसको रेफर करेगा, राइट. So for example when you are saying a equals to 3, so it is an integer. A equals to spam, it is now referring to a string. A equals to 1.23, that means now it is referring to a floating point number. In these three cases what will happen inside the Python will be, initially एक object create होगा, let's say a, उसके अंदर वैल्यू, so let's call this some object x. okay, इसके अंदर वैल्यू होगी 3 और ये इंटीजर ऑब्जेक्ट होगा, दिस विल बी ए इंटीजर टाइप ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर a इसको रेफर कर रहा होगा. अब जब आपने ए के अंदर दूसरी वैल्यू रीअसाइन करी, इसका मतलब ये नहीं कि 3 जो है वो चेंज हो गया स्पैम हो गया. इसका मतलब ये कि एक स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ओके, लेट्स से वाई, उसके अंदर स्पैम स्टोर हुआ. अब ए जो है वो इसको रेफर कर रहा है. नाउ ए इज रेफरिंग टू दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. व्हेन यू से ए इक्वल्स टू 1.23, दैट मीन्स फ्लोटिंग टाइप का एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा z. अब ए जो है वो इसको रेफर करेगा. नाउ ए विल रेफर टू दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. ओके, सो दिस मीन्स दैट द वैल्यूज विल नॉट बी चेंज ऑन इन प्लेस. मतलब यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई कि x के अंदर एक प्रॉपर्टी और भी होगी, दैट इज रेफरेंस काउंट. ओके, a के अंदर एक प्रॉपर्टी होगी रेफरेंस काउंट. तो अभी इनिशियली रेफरेंस काउंट इसका 1 होगा, लेकिन आपने कहा a इक्वल्स टू स्पैम, मतलब अब a की जो लिंक थी यहाँ से टूट कर यहाँ पर आ गई, राइट. अब a इसको रेफर कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर रेफरेंस काउंट हो गया है 0,
क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को अब कोई रेफरेंस नहीं करेगा। पहले इसको ए रेफरेंस कर रहा था, बट आपने ए को चेंज कर दिया है। ए इज नाउ रेफरिंग टू स्पैम। जैसे ही आपने यहाँ पर अभी क्या हो गया, यहाँ पर रेफरेंस काउंट हो गया है 1। ओके, यहाँ पर रेफरेंस काउंट हो गया है 1। तो जब आपने कहा ए इक्वल्स टू 1.23, तो ये लिंक यहाँ से टूट जाएगी और अब ए जो है वो रेफर करेगा 1.23 को। यानी कि इसका रेफरेंस काउंट हो जाएगा 0 और इसका रेफरेंस काउंट हो जाएगा 1। राइट। अब ये रेफरेंस काउंट जो है काम आएगा, क्योंकि अब इन वेरिएबल इनकी जरूरत नहीं है आपको, ना 3 की जरूरत है ना स्पैम की जरूरत है, इन ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 1.23। ए की लेटेस्ट वैल्यू है 1.23। तो बैकग्राउंड में आपका गार्बेज कलेक्टर भी चल रहा होगा, और गार्बेज कलेक्शन मतलब जो मेमोरी अनयूज्ड है उनको रिक्लेम करना। राइट। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होगा पाइथन के अंदर। और गार्बेज कलेक्टर क्या देखेगा, जहां पर भी किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस काउंट 0 है उसको सिंपली डिलीट कर देगा, उसको हटा के जो अवेलेबल मेमोरी है उसमें ऐड कर देगा। इसी तरह से इसको भी डिलीट करेगा और इसको भी डिलीट करेगा। तो ये रेफरेंस काउंट जो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट के अंदर, ये काम आएगी आपके गार्बेज कलेक्शन के लिए। राइट। So when you are saying a equals to 3 and now a equals to spam, again objects are garbage collected. Garbage collected मतलब initially a was pointing to integer type object, right? उसके बाद में when you say a equals to spam, तो अब एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जहां पर एक spam होगा। राइट। इट विल बी a string type object. तो रिमेंबर, जितने भी डेटा टाइप्स हैं पाइथन के अंदर वो सब क्लासेस हैं। जैसे कि इंटीजर एक क्लास है, स्ट्रिंग एक क्लास, इसका नाम है str। राइट। तो उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स हैं। सो दीज ऑब्जेक्ट जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट है। अगर आपने कहा इंटीजर वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली ये क्रिएट होगा इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट। ओके। तो अब व्हेन यू से ए इक्वल्स टू स्पैम, तो यहाँ से ये इसको लिंक कर जाएगा। नाउ इट विल लिंक टू दिस वन। सो व्हेन सो इफ यू वांट टू प्रिंट ए, देन विच ए विल बी प्रिंटेड। वेरी गुड क्वेश्चन। जब आप कहोगे प्रिंट ए, तो अब देखो प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा। प्रिंट स्टेटमेंट पूछेगा बताओ तुम किसको रेफर कर रहे हो। ए किसको रेफर कर रहा है, ए इज रेफरिंग टू स्पैम। ये लिंक टूट जाएगी, ये लिंक टूट जाएगी और यहाँ पर रेफरेंस काउंट 0 हो जाएगा। और इसको एकदम से गार्बेज कलेक्टर आपका कलेक्ट कर लेगा। गार्बेज कलेक्टर विल कलेक्ट इट और इसको ऐड कर देगा फ्री मेमोरी के अंदर। इट मीन्स वी कैन रीअसाइन वेरिएबल मैनी टाइम्स। हाँ, आप जितनी बार चाहो रीअसाइन कर सकते हो। बस ये चीज़ समझना कि इंटीजर को मैं इम्यूटेबल क्यों बोल रहा हूँ, मतलब ये अनचेंजेबल है। ओके, अनचेंजेबल मतलब आप वहीं पर आप उसको नहीं कर सकते और राइट। राइट, आप उसको और राइट नहीं कर सकते हो। जब पर आपने कहा ए इक्वल्स टू 3, मतलब इसी ऑब्जेक्ट के अंदर आप ओवर राइट नहीं कर सकते हो। राइट। इट इज नॉट ओवर राइटिंग। इट इज नॉट ओवर राइटिंग। ओवर राइटिंग तब होता जब यही वैल्यू आपकी ओवर राइट होकर स्पैम हो जाती। सो दैट्स वाई एम सेइंग दैट इंटीजर्स आर इम्यूटेबल, मतलब उनकी वैल्यूज आप चेंज नहीं कर सकते हो। मतलब ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते हो। गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, इसको कलेक्ट कर लेगा। अब कुछ सेंस में अब गार्बेज कलेक्टर कुछ ऐसे भी काम करता है, इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेकिन गार्बेज कलेक्टर इसको एकदम से कलेक्ट नहीं करेगा, ये इसको कैश में रख देगा। ओके, इसको 3 वैल्यू को, यानी कि जो ऑब्जेक्ट था आपका जिसके अंदर वैल्यू 3 थी, इसको कैश मेमोरी के अंदर रख देगा। एक कैश मेमोरी के अंदर रख देगा। और मान लो कोई फ्यूचर में एक वेरिएबल आया जिसकी वैल्यू 3 ही थी। ओके, आपने एक वेरिएबल क्रिएट करा जिसकी वैल्यू 3 है, तो ये क्या करेगा, कैश से उठा के बी को रेफर कर देगा। ओके, बी विल रेफर टू दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो आपने पहले क्रिएट किया था, मतलब उसको रीयूज कर लेगा। लेकिन वो मैटर करता है कि आपने कितनी देर बाद वो वेरिएबल डिफाइन किया है। कुछ, क्योंकि कुछ देर बाद गार्बेज कलेक्टर उसको कलेक्ट कर लेगा, लेकिन कुछ देर तक वो कैश मेमोरी के अंदर रहेगा। वो वेरिएबल कुछ देर तक कैश मेमोरी के अंदर रहेगा। अगर किसी और वेरिएबल की वैल्यू कभी 3 हुई, तो क्योंकि आपके पास 3 वैल्यू अवेलेबल थी, एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल था इंटीजर टाइप का जिसके अंदर वैल्यू 3 थी, तो आप उसको एलोकेट कर दोगे। नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करोगे बी के लिए। बी के लिए आप नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करोगे, जो पहले से आपके पास में एक अवेलेबल था उसके अंदर से आप उसको उसको बस सिंपली रेफर चेंज कर दोगे, मतलब बी अब इसको रेफर करेगा। राइट। सो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट्स आर गार्बेज कलेक्टेड। सो व्हेन यू आर सेइंग x इक्वल्स टू 42, देन आपने x की वैल्यू चेंज कर दी एक स्ट्रिंग में, और x की वैल्यू चेंज कर दी फिर एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में, फिर x को आपने एक लिस्ट में असाइन कर दिया। तो जब आपने कहा x इक्वल्स टू 42, तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जिसके अंदर वैल्यू थी 42 और x इसको रेफर कर रहा है। ओके, x इज रेफरिंग टू दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। जैसे आपने कहा x इक्वल्स टू स्ट्रॉबेरी, तो क्या हुआ, गार्बेज कलेक्टर इसको रिक्लेम कर लेगा। ओके, रिक्लेम 42 नाउ अनलेस रेफरेंस्ड एंड एल्सवेयर। मतलब अगर कहीं ऐसा ना हुआ कि कहीं और आपने कोई वेरिएबल y इक्वल्स टू 42 क्रिएट कर दिया, तो क्या होगा, इसको आप गार्बेज कलेक्ट नहीं करोगे, बस y को रेफर करा दोगे इसको। राइट, y विल रेफर टू दिस। नहीं तो आपका जो और गार्बेज कलेक्टर है वो इसको रिक्लेम कर लेगा। रिक्लेम मतलब
अब x इक्वल टू 42 का जो ऑब्जेक्ट है उसको डिलीट कर देगा। अब आपने कहा x इक्वल टू श्रूबेरी, तो मतलब एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसके अंदर ये स्ट्रिंग होगी। ओके, इसके अंदर ये स्ट्रिंग होगी और x इसको पॉइंट करेगा। अब इस ऑब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं रही, राइट, इस ऑब्जेक्ट का कोई काम नहीं रहा, तो उसको आप डिलीट कर दोगे। फिर जैसे आपने कहा x इक्वल टू 3.1415, तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसके अंदर एक फ्लोटिंग वैल्यू है और ये ऑब्जेक्ट होगा फ्लोटिंग टाइप का, राइट, दिस ऑब्जेक्ट विल बी ऑफ फ्लोट टाइप। और x अब इसको रेफर करेगा, मतलब यहाँ से लिंक टूट जाएगी और अब आपके पास में एक ऑब्जेक्ट होगा जिसको कोई रेफर नहीं कर रहा है, यानी कि इसका रेफरेंस काउंट 0 है। तो अब गार्बेज कलेक्टर इसको कलेक्ट कर लेगा। इसी तरह से फिर x को आपने फिर से रीअसाइन कर दिया, तो इस आपने यहाँ पर रीअसाइन किया, इसका मतलब क्या है कि अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट था ये वाला ये डिलीट हो जाएगा, यानी कि ये वाली जो लिंक थी वो चली जाएगी अब लिस्ट पर। एक लिस्ट आपने क्रिएट करी है जिसके अंदर 3 वैल्यूज है 1 2 3, राइट। सो दैट्स हाउ वेरिएबल्स आर वर्किंग इन पाइथन। मीन्स यू आर नॉट एक्चुअली राइटिंग इन टू द सेम। सी प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, सी प्रोग्रामिंग के अंदर सिंपल सा ये, अगर आपने कहा इंट ए इक्वल्स टू 10, तो क्या हुआ, एक वेरिएबल क्रिएट हुआ मेमोरी के अंदर जिसके अंदर वैल्यू है 10। ओके, इसका कुछ एड्रेस होगा। फिर जब आपने कहा ए इक्वल्स टू 20, तो क्या होगा, इसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज होकर 20 हो जाएगी। अगर आपने फ्यूचर में कहा ए इक्वल्स टू a+5, तो इसी की वैल्यू चेंज होकर आपकी 25 हो जाएगी। मतलब वो सेम वेरिएबल यानी कि सेम मेमोरी लोकेशन के अंदर ही चेंज होते रहेंगे। लेकिन पाइथन के अंदर हर बार एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। एवरी टाइम यू विल री असाइन एनी न्यू वैल्यू टू द वेरिएबल, अ न्यू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। यस, यूजर को तो लेटेस्ट वैल्यू ही मिलेगी, राइट। यस, आई आई अनाउंस दिस इन द ग्रुप कि टाइमिंग जो है वो 8 PM से होगी, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अगर आपने दो वेरिएबल्स को सेम सेम से इफ टू वेरिएबल्स आर शेयरिंग द सेम स्पेस, मतलब आपने कहा ए इक्वल्स टू 3, आपने इनिशियली ए इक्वल्स टू 3 कहा, तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जिसके अंदर वैल्यू 3 है। अब ए उसको रेफर कर रहा है, ए इज रेफरिंग टू दैट। फिर आपने कहा बी इक्वल्स टू ए, मतलब ए के अंदर बी के अंदर ए को असाइन करो, राइट, बी के अंदर ए को असाइन करो, मतलब अब बी भी उसी को रेफर करेगा क्योंकि बी और ए की वैल्यू सेम है, राइट। ए की वैल्यू 3 थी और आपने बी के अंदर ए को असाइन किया, तो बी और ए दोनों एक सेम को असाइन करेंगे। उसका मतलब ये नहीं होगा बी एक नया वेरिएबल क्रिएट होगा। अगर सी प्रोग्रामिंग की बात करें तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होगा, पहले एक वेरिएबल ए क्रिएट होगा जिसके अंदर वैल्यू 3 होगी। फिर जो आप कहोगे बी इक्वल्स टू ए, तो बी के नाम से एक नया वेरिएबल क्रिएट होगा और उसके अंदर वैल्यू असाइन होगी 3। तो ये सी प्रोग्रामिंग के अंदर होगा। लेकिन पाइथन के अंदर क्या होगा, दोनों के दोनों ए और बी दोनों सेम मेमोरी को रेफर कर रहे होंगे, दैट इज 3 को। अब अगर आप फ्यूचर में ए की वैल्यू चेंज करते हो, लेट से आपने कहा ए इक्वल्स टू 4, अब ध्यान रखना यहाँ पर रेफरेंस काउंट कितना है, यहाँ पर रेफरेंस काउंट है 2, क्योंकि दो वेरिएबल्स इसको रेफर कर रहे हैं। ओके, ए बी और बी भी दोनों इसको रेफर कर रहे हैं, तो यहाँ पर रेफरेंस काउंट है 2। अगर आपने फ्यूचर में कहा ए इक्वल्स टू 4, मतलब आप ए की वैल्यू को चेंज कर रहे हो, तो एक्चुअली ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। होगा क्या, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसके अंदर वैल्यू 4 होगी और अब ए यहाँ से हट के यहाँ पर आ जाएगा। ओके, इसको रेफर करेगा, मीन्स यहाँ पर रेफरेंस काउंट हो जाएगा 1। मतलब गार्बेज कलेक्टर इसको कलेक्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि बी अभी भी इसको रेफर कर रहा है। अगर गार्बेज कलेक्टर ने इसको कलेक्ट कर लिया तो बी की वैल्यू लॉस्ट हो जाएगी, दैट मीन्स बी अभी भी इसको रेफर कर रहा है, राइट। सो जब भी रेफरेंस काउंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब अगर आपने फ्यूचर में कहा लेट से बी इक्वल्स टू 5, तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा 5 के नाम से और बी इसको रेफर करेगा, मतलब बी की लिंक यहाँ से टूट जाएगी और बी अब यहाँ पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर रेफरेंस काउंट हो जाएगा 0। तो अब इसकी कोई यूज़ नहीं है, राइट। अब इस 3 वैल्यू कोई यूज़ नहीं है, दैट मीन्स इट विल बी सिंपली डिलीटेड बाय द गार्बेज कलेक्टर। प्रीवियस वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते, नहीं, प्रीवियस वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते हो। यस शशि, इंटरनली सी और पाइथन में बहुत डिफरेंस है। सी के अंदर वेरिएबल्स जो हैं, जो आप बोलते हो इंट ए, तो मतलब ये कि ये आइडेंटिफायर है, ये एक मेमोरी का आइडेंटिफायर है। एक मेमोरी है लेट से 1000 जिसके अंदर कुछ वैल्यू है, लेट से ए इक्वल्स टू 10, तो इसका मतलब ये कि ए जो वेरिएबल है वो नाम है, वो नाम है इस पर्टिकुलर लोकेशन का। ओके, वो नाम है इस पर्टिकुलर लोकेशन का, राइट। लेकिन इन केस इसको आप इस तरह से मान लो, एक घर है, ओके, उस घर का कुछ अपना एड्रेस है, उसका कुछ नाम है और उसके अंदर कितने लोग रह रहे हैं ये उसकी वैल्यू है। लेकिन पाइथन के अंदर थोड़ी अलग चीज़ है। व्हेन यू से पाइथन के अंदर ए इक्वल्स टू 3, इसका मतलब कि एक नया घर क्रिएट हुआ, उसके अंदर वैल्यू 3 है, और एक और नया घर क्रिएट हुआ जिसके अंदर एड्रेस है। ओके, तो अगर किसी को 3 वैल्यू एक्सेस करनी होगी, उसको पहले ए के पास जाना होगा, ए जो है वो एड्रेस बताएगा और उस एड्रेस पर जाकर आप वैल्यू 3 एक्सेस करोगे, राइट। So there is a difference between Python and C, lots of differences actually.
So for example, a equals to 3, b equals to a, and a equals to spam. So initially a and b will be pointing to the सेम ऑब्जेक्ट. इनिशियली तो ए और बी दोनों सेम को पॉइंट कर रहे होंगे, लेकिन आपने ए के फिर से रीअसाइन कर दिया है. ए के अंदर आपने स्पैम डाल दिया, एक नया स्ट्रिंग डाल दी है स्पैम. तो एक स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और अब ए जो है वो इसको पॉइंट करेगा. मीन्स बी की वैल्यू सेम रहेगी. ऐसा अगर ऐसा होता कि जब आपने कहा ए इक्वस टू स्पैम, तो ए जिसको रेफर कर रहा है उसकी वैल्यू चेंज कर दो, तो फिर तो बी की वैल्यू भी चेंज हो जाती. राइट, क्योंकि ए और बी दोनों सेम को रेफर कर रहे हैं, तो ये बात गलत हो जाती क्योंकि बी की वैल्यू तो 3 है ना. बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू तो 3 है, क्योंकि बी के अंदर आपने ए को असाइन किया है. आपने ए को ही तो चेंज किया है स्पैम की फॉर्म में, आपने ए को चेंज किया. तो अगर आप सेम ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज कर दो 3 से स्पैम, तो होगा क्या? बी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि बी भी इसको रेफर कर रहा है. दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट. एवरी टाइम यू चेंज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, अ न्यू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड. राइट. So for example, when you say a equals to 3 and b equals to a, then a equals to a plus 2. इसका मतलब सिंपल सा ये है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर वैल्यू 3 है और a इसको पॉइंट कर रहा है. फिर आपने कहा b इक्वल्स टू a, तो b भी इसी को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा. राइट, बोथ ऑफ देम विल बी पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट. व्हेन यू आर सेइंग a इक्वल्स टू a प्लस 2, दैट मीन्स एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उसके अंदर वैल्यू क्या होगी? a जिसको रेफर कर रहा है उसकी वैल्यू +2. तो यहाँ पर एक वैल्यू 5 होगी. अब a इसको रेफर करेगा और यहाँ से इसकी लिंक टूट जाएगी. तो b की वैल्यू 3 होगी और a की वैल्यू 5 होगी. अगर आप पाइथन के अंदर एक्सेस करोगे, b की वैल्यू 3 होगी और a की वैल्यू 5 होगी. ये मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि पाइथन के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्या है? कुछ ऑब्जेक्ट्स म्यूटेबल है, चेंजेबल है. राइट, जैसे कि लिस्ट जो है वो चेंजेबल है, उसकी वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हो. डिक्शनरी की वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हो. टपल्स और सेट के केस में आप वो इम्यूटेबल्स हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते हो. सो रिमेंबर, इट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल, बट इंटीजर के केस में या फिर स्ट्रिंग के केस में, यानी कि नंबर्स कोई भी हो, इंटीजर, फ्लोट या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर या स्ट्रिंग हो, तो उन सभी केसेस में इसी तरह से काम करेगा. दे आर इम्यूटेबल, यानी कि ऑब्जेक्ट जो होंगे वो इम्यूटेबल होंगे, उनके अंदर आप वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते हो. एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, आपको वैल्यू चेंज करनी है. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव शेयर्ड रेफरेंसेस एंड इन प्लेस चेंज. अब देखते हैं कि इन प्लेस चेंज कब होगा. जैसे कि आपने कहा L1 इक्वल्स टू 2 3 4, ये क्या है? एक लिस्ट है. कल आपने याद होगा लिस्ट को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं. राइट, इट इज़ ए लिस्ट. इट इज़ ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज. तो यहाँ पर 3 वैल्यूज हैं, 2 3 एंड 4. फिर आपने कहा L2 इक्वल्स टू L1. व्हेन यू आर सेइंग L1 इक्वल्स टू 24, तो इसमें क्या होगा? इनिशियली पहले आपकी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा. ये ऑब्जेक्ट होगा आपका लिस्ट क्लास का, है ना. तो ये लिस्ट टाइप का एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर 3 वैल्यूज होंगे, 2 3 4, और L1 इसको पॉइंट कर रहा होगा. L1 is pointing to this. When you say L2 equals to L1, that means now L2 is also pointing to this particular object. Okay. When you are saying L1 equals to 24, तो आपने एक्चुअली क्या किया है? आपने पूरे वेरिएबल को ही चेंज कर दिया. आपने इसके अंदर की वैल्यू को चेंज नहीं करी है. मतलब एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा. इन दिस यू विल बी हैविंग द वैल्यू 24 एंड L1 विल बी पॉइंटिंग टू दिस. यहाँ से L1 की जो लिंक है वो टूट जाएगी. यानी कि आप अभी भी अगर आप प्रिंट करते हो L1 L2 को, तो L1 की वैल्यू प्रिंट होगी 24, L2 की वैल्यू प्रिंट होगी 2 3 4. L2 अभी भी इसको रेफरेंस कर रहा है. ओके, बट यू कैन चेंज इनसाइड द लिस्ट विद दिस मेथड. जैसे कि L1 के अंदर आपने एक स्ट्रिंग क्रिएट करी, फिर आपने कहा L2 इक्वल्स टू L1, देन यू आर सेइंग L1 इक्वल्स टू L1 0 इक्वल्स टू 24. इस केस में थोड़ी चीज़ें डिफरेंट हो गई, ये इन प्लेस चेंज हो रहा है. तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो कि लिस्ट टाइप का एक ऑब्जेक्ट है. राइट, और यहाँ पर 3 वैल्यूज हैं 2 3 4. इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2, है ना. और L1 और L2 दोनों इसी को पॉइंट कर रहे हैं. L1 भी इसी को पॉइंट कर रहा है और L2 भी इसी को पॉइंट कर रहा है. अब जब आप बोलते हो L1 0 इक्वल्स टू 24, अब आप क्या कर रहे हो? आप इस लिस्ट के अंदर ही एक वेरिएबल को चेंज कर रहे हो. राइट, क्योंकि आप इंडेक्सिंग यूज कर रहे हो और आप सबको पता है कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, उनको आप चेंज कर सकते हो. तो होगा क्या? L1 के अंदर जो इंडेक्स 0 है उसकी जो वैल्यू है दैट विल बिकम 24. अब इसी ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज होगा, क्योंकि लिस्ट ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल, उनको आप चेंज कर सकते हो. तो अगर आप L1 और L2 को प्रिंट करने की कोशिश करते हो, देखो ये थोड़ा सा ट्विस्ट है. यहाँ पर L1 की वैल्यू भी 24 3 4 आएगी और L2 की भी वैल्यू 24 3 4 आएगी. क्यों? क्योंकि L1 और L2 दोनों सेम लिस्ट को ही पॉइंट कर रहे हैं. दे आर पॉइंटिंग टू द सेम लिस्ट. इज इट ओके? अगर आप फ्यूचर में कोई और भी, लेट्स से आपने एक थर्ड लिस्ट डिक्लेयर करी एंड आपने उसमें L2 को असाइन किया, दिस मीन्स दैट L3 भी अब इसी को पॉइंट कर रही है.
ओके, L3 भी आप इसी को पॉइंट कर रही है, तो अगर आप L3 को प्रिंट करते हो तो भी आपका 24 ही आएगा। व्हाट आई मीन टू से इज दैट अब आप इस ऑब्जेक्ट को तीन तरह से चेंज कर सकते हो, L1 के थ्रू या फिर L2 के थ्रू या फिर L3 के थ्रू। अगर आप बोलते हो लेट्स से L3 2 इक्वल्स टू 20, तो होगा क्या, L3 पे जाओगे आप, इसी लिस्ट को पॉइंट कर रहा है L3, उसके इंडेक्स नंबर 2 पर जाओगे और इसको चेंज कर दोगे 20। दैट मीन्स अगर आप L1 प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो आंसर आएगा 24 3 20। अगर आप L2 प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो भी ये भी आंसर आएगा, है ना। L3 प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो भी यही आंसर आएगा, राइट यही आंसर आएगा तीनों केसेस में। नाउ यू कैन ऑल्सो मेक अ कॉपी ऑफ द लिस्ट अगर आप चाहते हो कि अलग जहाँ चेंजेस हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा L1 इक्वल्स टू 2 3 4, तो हुआ क्या, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जिसके अंदर तीन वैल्यूज हैं 2 3 4, ये लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है एंड L1 इज पॉइंटिंग टू दिस। अब यहाँ पर L2 के अंदर आप एक्चुअली L1 को असाइन नहीं कर रहे हो, एक्चुअली एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और वो L2 उसको पॉइंट कर रहा है। अब उसके अंदर है क्या, उस ऑब्जेक्ट के अंदर है क्या, आप बोल रहे हो कि L1 ये स्लाइसिंग है, इसको हम बोलते हैं स्लाइसिंग, मतलब स्टार्ट से स्टार्ट करो और एंडिंग तक। ओके, यहाँ पर आपने यहाँ पर भी कुछ नहीं बताया, यहाँ पर भी कुछ नहीं बताया। नॉर्मली स्लाइसिंग के अंदर हम स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स बताते हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ पर एंड करना है, लेकिन यहाँ पर दोनों स्पेसिफाई नहीं है, मतलब आप जीरो से स्टार्ट करो और लास्ट तक जाओ। मीन्स यहाँ पर आपकी सारी वैल्यूज कॉपी हो जाएंगी L1 की, ऑल द वैल्यूज ऑफ L1 विल बी कॉपीड, मतलब अब L2 जो है वो सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं करेगा, एक नई कॉपी क्रिएट होगी। तो अगर आप L1 के अंदर अब चेंज करते हो तो L1 की वैल्यू चेंज होगी 24, एंड व्हेन यू ट्राई टू प्रिंट L1 एंड L2 विल बी हैविंग द ओरिजिनल कॉपी दैट इज 2 3 4, और L1 के अंदर अपडेटेड वैल्यू होंगी। सो दैट्स हाउ, दैट मीन्स इसके बीच में चेंज है। अगर आप लिखते हो L2 इक्वल्स टू L1, तो एक्चुअली आप रेफरेंस कॉपी कर रहे हो, L1 के अंदर जो रेफरेंस है वही आप L2 के अंदर कॉपी कर रहे हो। लेकिन जब आप बोल रहे हो L1 लिस्ट स्लाइसिंग, तो मतलब आप कुछ वैल्यूज कॉपी कर रहे हो, या फिर आप चाहो तो कोई सिलेक्टेड वैल्यूज भी कॉपी कर सकते हो। आप कह सकते हो L1 एंड 0 to 2, तो L1 0 to 2, L2 इक्वल्स टू L1 0 to 2। दिस मीन्स दैट अब सारी वैल्यूज कॉपी नहीं होगी, बस इंडेक्स नंबर 0 एंड 1 की वैल्यू कॉपी होंगी, द लास्ट वन इज नॉट इंक्लूडेड, राइट। सो दैट मीन्स एक नया स्ट्रिंग क्रिएट, एक नया रेफरेंस क्रिएट होगा एक ऑब्जेक्ट के लिए, और ये ऑब्जेक्ट है आपका लिस्ट टाइप। ओके, दिस ऑब्जेक्ट इज ए लिस्ट टाइप ऑब्जेक्ट। सो इसके अंदर वैल्यूज कॉपी होंगी 0 1, ओके 2 कॉपी नहीं होगी, यानी कि 0 एंड 1, दैट मीन्स 2 and 3 विल बी कॉपीड हियर। So that's how you can copy a list into another list. Shared references and equality, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स से आपने कहा x इक्वल्स टू 42, तो हुआ क्या, x के अंदर आपका 42 क्रिएट हो, x एक रेफरेंस क्रिएट हुआ, x इज अ रेफरेंस और यू कैन से इट इज ए पॉइंटर। ये ऑब्जेक्ट है, हर एक ऑब्जेक्ट का एक एड्रेस होगा क्योंकि ये मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। ऑब्जेक्ट्स आर स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी, एक्चुअली ऑब्जेक्ट हैं जिनको मेमोरी मिलेंगी और उनके अंदर वैल्यू होंगी, राइट। तो हर एक मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस होगा, लेट्स से एड्रेस है 1000। तो व्हेन यू आर सेइंग दैट x जो है वो रेफर कर रहा है 42 को, इसका मतलब ये कि x के अंदर एड्रेस 1000 स्टोर्ड है। ओके, दैट मीन्स x एक पॉइंटर है, अगर आपको सी प्रोग्रामिंग से याद हो। सो व्हेन यू सेइंग x इक्वल्स टू shrubberry, दैट मीन्स shrubberry, that means x will be pointing to now this particular string, right? So x is now pointing to this string and it is having some other address. So if you say x equals to x, or let's say in a different way, okay, so this is a different concept. So for example, let's say we have a list, and then we are simply assigning the list L to list M. So this simply means that a object will be created which will be having three values 1 2 3, और L इसको point कर रहा है, right? When you say M equals to L, this means that now M will also refer to this same string. इसको आप इस तरह से मान लो, L के अंदर एड्रेस था 1000, जब आपने कहा M equals to L, तो M के अंदर भी कॉपी हो गया एड्रेस 1000। okay, that means both of them are referring to the same object, that is a list object. So when you check L equals to M, this will be true. क्यों, क्योंकि दोनों यहाँ पर जब आप चेक कर रहे हो इक्वालिटी ऑपरेटर, तो इक्वालिटी ऑपरेटर में और इज ऑपरेटर में डिफरेंस है। इक्वालिटी ऑपरेटर जो है वो वैल्यू चेक करेगा, क्या L और M के अंदर सेम वैल्यूज हैं या नहीं है। ओके, मतलब वैल्यूज, क्योंकि L के अंदर भी 1 2 3 वैल्यू है, M के अंदर भी 1 2 3 वैल्यू, तो इसलिए आंसर ट्रू आया। लेकिन इज ऑपरेटर जो है वो रेफरेंस चेक करता है, ये चेक करता है क्या L एंड M जो है वो सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो L एंड M आर रेफरिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट, मतलब
इसको समझने का एक सिंपल सा एग्जांपल और है। लेट्स से आपने एक क्रिएट किया लिस्ट एल इक्वल्स टू 1 2 3। ओके, और फिर आपने एक स्ट्रिंग क्रिएट करी एम, इसके अंदर भी है 1 2 3। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए। एक ऑब्जेक्ट एल क्रिएट हुआ जिसके अंदर वैल्यू है 1 2 3। ओके, ये लिस्ट है, लिस्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ एम जिसके अंदर भी वैल्यूज हैं 1 2 3। राइट। तो अगर आप चेक करते हो एल इक्वल्स टू एम, तो आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि दोनों के अंदर सेम वैल्यूज है। अगर आप चेक करते हो एल इज एम, तो आंसर आएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि इस ऑपरेटर जो है वो बोलता है कि क्या ये दोनों के दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। एल अलग ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, एम अलग ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। फिर कह सकते हो आप ये इस तरह से कि पॉइंटर चेक करना, क्या एल के अंदर और एम के अंदर सेम एड्रेस है। रेफरेंस इज नॉट सेम, दैट्स वाई आंसर इज फॉल्स इन दैट केस। ओके, जैसे कि सेम एग्जांपल जो मैंने आपको अभी दिया। सो इस ऑपरेटर जो है वो ऑब्जेक्ट चेंज चेक करता है, मतलब एड्रेस को चेक करता है, क्या जो मैं चेक कर रहा हूं वो दोनों सेम है या नहीं है। So when you say x equals to 42 and y equals to 42, so x equals to y, that is true, right? X is y. Surprisingly, this is also true. अगर आपको याद हो, मैंने कैश मेमोरी के कैश का कॉन्सेप्ट बताया था। कैश कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था कि अगर आपके पास में लेट से एक ऑब्जेक्ट है, ओके, इसके अंदर वैल्यू 42 है, और इसको अभी कौन रेफर कर रहा है, इसको अभी x रेफर कर रहा है। x इज रेफरिंग टू दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अब फ्यूचर में अगर आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, लेट्स से y इक्वल्स टू 42, तो आपको एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपके पास में पहले से एक इंटीजर ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर वैल्यू 42 है, तो ये y इसको रेफर कर सकता है सिंपली। फ्यूचर में अगर आप बोलते हो z इक्वल्स टू 42, तो अगेन z भी इसी को रेफर कर सकता है। अलग मेमोरी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इसको हम बोलते हैं मेमोरी रीयूजेबिलिटी। आप मेमोरी को बार बार रीयूज कर रहे हो, राइट। लेकिन सी प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसा नहीं होगा। सी प्रोग्रामिंग के अंदर x के लिए एक अलग वेरिएबल क्रिएट होगा, y के लिए अलग, z के लिए अलग। अगर यहाँ पर आप फ्यूचर में बोलते हो लेट्स से w इक्वल्स टू 42, तो w भी इसी को रेफर कर लेगा। ओके, w भी इसी को रेफर कर लेगा और सबके सब इसी को रेफर कर रहे होंगे। दैट्स वाई यहाँ पर जो आपने कहा x इक्वल्स टू y, ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये बस वैल्यू चेक करता है क्या x और y के अंदर सेम वैल्यूज हैं। हाँ है, राइट। लेकिन यहाँ पर आपने कहा x इज y, तो x इज y मतलब यहाँ पर आप रेफरेंस चेक कर रहे हो, क्योंकि x और y दोनों सेम को रेफर कर रहे हैं, तो इट इज ट्रू। नहीं, हाँ, फिर तो हाँ, बिल्कुल सही डाउट है आपका, प्रीवियस को में भी सही होना चाहिए, लेकिन वो लिस्ट थी। अगर आपने ध्यान से दिया हो, दैट इज अ लिस्ट। ओके, ये चीज़ें हम लिस्ट में यूज़ नहीं करते हैं। कैशिंग का मतलब ये कि अगर छोटी वैल्यू है, कोई एक सिंगल स्ट्रिंग है या फिर सिंगल वैल्यू है, उनको हम कैश कर लेंगे। लेकिन हम लिस्ट को कैश नहीं करेंगे, क्योंकि लिस्ट के अंदर तो मिलियंस ऑफ वैल्यूज हो सकती है ना। ये तो मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन व्हेन वी यूज दिस फॉर मैथमेटिकल एंड वी यूज इट दिस इन स्टेटिक्स और मशीन लर्निंग, वहाँ पर तो मिलियंस ऑफ डेटा होगा एक लिस्ट के अंदर। उनको अगर आप कैश करने लग जाओ, तो इतना तो आपके पास में कैश मेमोरी नहीं होगी। सो यहाँ पर कैशिंग जो है वो लिस्ट के केस में काम नहीं करेगी। ये नॉर्मल नॉर्मल वेरिएबल्स के केस में काम करेगी। ओके, मतलब एक सिंगल स्ट्रिंग आप डिक्लेयर कर रहे हो, या फिर सिंगल इंटीजर, या फिर वॉट एवर। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, कैन यू आंसर दीज क्वेश्चंस whatever I taught you till now? Consider the following three statements. Do they change the value printed for a? Initially a equals to spam था, b equals to a था, फिर b equals to strawberry था। ओके, सो डू दे चेंज द वैल्यू प्रिंटेड फॉर ए? क्या यहाँ से ए की वैल्यू चेंज होगी? अगर क्या आपकी ए की वैल्यू प्रिंट कर रहे हो, क्या वो चेंज होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ए के ऑब्जेक्ट था जिसके अंदर स्पैम था। फिर आपने कहा बी इक्वल्स टू ए, तो बी भी इसी को रेफर कर रहा है। नाउ बी इज ऑल्सो रेफरिंग टू दिस सेम ऑब्जेक्ट। फिर आपने कहा बी इक्वल्स टू स्ट्रॉबेरी, तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, बी इसको पॉइंट करेगा। ओके, बी विल बी पॉइंटिंग टू दिस नाउ, दैट मीन्स ए विल रिमेन अनचेंज्ड। कंसिडर थ्री स्टेटमेंट्स, डू दे चेंज द वैल्यू प्रिंटेड बाय ए? ए इक्वल्स टू एक लिस्ट है, ये लिस्ट है, राइट, स्पैम। बी इक्वल्स टू ए, दैट मीन्स बी इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू द सेम लिस्ट नाउ, राइट। एंड बी जीरो इक्वल्स टू स्ट्रॉबेरी, क्या इस केस में चेंज होगा? यस, इस केस में चेंज होगा ए की वैल्यू, क्योंकि ये आपकी क्या है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। लिस्ट इज ए म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, मतलब वो चेंजेबल है, उसको आप चेंज कर सकते हो। सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन इज, देयर विल बी अ लिस्ट स्पैम जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, दैट इज स्पैम। ए इसको पॉइंट कर रहा है, फिर बी भी इसी को पॉइंट कर रहा है। फिर आपने कहा बी जीरो इक्वल्स टू स्ट्रॉबेरी, मीन्स यही आपके अंदर एक एलिमेंट है, इसका इंडेक्स जीरो है, और यही बी जीरो आपका स्ट्रॉबेरी हो जाएगा, मतलब ए भी चेंज हो जाएगा।
क्या यहाँ से चेंज हो जाएगी वैल्यू ए की इन द थर्ड केस? हाउ अबाउट दिस? आपने कहा ए इक्वस टू स्पैम, बी इक्वस टू ए की जो कॉपी है दैट इज ए के अंदर जो भी है वो बी के अंदर कॉपी हो जाएगा। इन दिस केस इट विल नॉट चेंज, ए विल नॉट चेंज, क्योंकि यहाँ पर आप बी को एक अलग कॉपी बना रहे हो, राइट? बी के अंदर आपने कॉपी किया है ए को, बी जो है वो सेम को रेफर नहीं कर रहा है। बी इक्वस टू ए एंड बी इक्वस टू ए, दिस पार्ट इज ए डिफरेंट थिंग। सो इन दिस केस ए विल रिमेन अनचेंज्ड एंड बी विल बी चेंजिंग, राइट? सो पहले का आंसर है नो, दूसरे का आंसर है यस एंड थर्ड का आंसर है नो। Okay, now let us see how the assignment works in Python. कैशिंग स्ट्रिंग में भी होगी, इंटीजर में भी होगी, फ्लोटिंग में भी होगी, और मतलब नंबर्स और स्ट्रिंग में और बूलियन वेरिएबल्स में सब में होंगे। गिवन दैट वो सिंगल वेरिएबल्स है, मतलब दे आर नॉट आइट्रेबल्स। आइट्रेबल्स मतलब वो आपके लिस्ट नहीं है, टपल्स नहीं है, या फिर वो डिक्शनरी नहीं है, या सेट नहीं है, right? In those cases it will simply not cache. So when we say assignments, let's say हमने लिखा a equals to 3, तो when we say a equals to 3, assignments creates object references, मतलब यहाँ पर आपका object reference create होगा। Python assignment store references to objects in names or data structure components. They always create the references to object instead of copying the objects. Because of that, Python variables are more like pointers. Python variables are like more than pointers than data storage areas. सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो आपके वेरिएबल्स है वो सिंपली एक डेटा स्टोरेज एरिया है, यहाँ पर आप कुछ भी डेटा स्टोर कर सकते हो। लेकिन पाइथन के अंदर जो वेरिएबल्स है वो आपके पॉइंटर्स है, राइट? इनसाइड दोज नेम्स यू विल बी स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होगा इंटीजर टाइप या फिर स्ट्रिंग टाइप या फ्लोट टाइप, उसके अंदर कोई वैल्यू होगी, राइट? देन नेम्स आर क्रिएटेड व्हेन फर्स्ट असाइंड। तो नेम आपके तभी क्रिएट होंगे जब आप उनको वैल्यू असाइन करोगे। अगर आप सिंपली पाइथन के अंदर लिखते हो ए, तो इससे एरर आएगा, आपको इनिशियली वैल्यू इनिशियलाइज ही करनी पड़ेगी, तभी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। आप समझ रहे हो ना? आपको वैल्यू इनिशियली देना क्यों जरूरी है? आपको वैल्यू देना क्यों जरूरी है इनिशियली किसी वेरिएबल को? क्योंकि अगर आप वैल्यू नहीं दोगे तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा तो ए के अंदर रेफरेंस किसका स्टोर करोगे? दैट्स वाई यू हैव टू इनिशियलाइज द वेरिएबल्स व्हेन यू आर डिक्लेयरिंग इट, है ना? डिक्लेरेशन जैसी चीज तो कोई है ही नहीं, राइट? सो दैट मीन्स यू विल बी हैविंग एन ऑब्जेक्ट जिसके अंदर वैल्यू 0 होगी, इसका एड्रेस आपका ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब पाइथन के अंदर आपको किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाइथन जो है वो डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। डायनेमिकली टाइप मतलब रन टाइम पर आपका जो इंटरप्रेटर है वो खुद पता लगा लेगा कि ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है। ओके, सो दैट्स हाउ इट विल सिंपली टेल यू द नेम। नेम्स मस्ट बी असाइंड बिफोर बीइंग रेफर्ड, मतलब उनको यूज करने से पहले आपको उनके अंदर वैल्यू असाइन करनी होगी। इट्स एन एरर टू यूज अ नेम टू विच यू हैवंट येट असाइंड अ वैल्यू। मतलब अगर आपने कहा z, ओके, फिर आप नेक्स्ट टाइम लिखते हो z इक्वल्स टू z+3, तो यहाँ पर एरर आएगा। ओके, यहाँ पर एरर आएगा। किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले आपको उसको पहले असाइन करना होगा कुछ वैल्यू। ओके, मुझे सेमीकोलन की बहुत ज़्यादा आदत पड़ी हुई है, सी में इतनी प्रोग्रामिंग करी है, पाइथन के अंदर सेमीकोलन जैसा कुछ है नहीं। पाइथन के अंदर सेमीकोलन सिर्फ एक जगह यूज होगा, वो पता है कहाँ पर? लेट से आपके पास में तीन तीन लाइन का कोड है, ए इक्वल्स टू 10, ए इक्वल्स टू a+1 एंड देन प्रिंट ए। अगर आपको इस पूरे कोड को एक लाइन के अंदर लिखना है तो इसको आप लिख सकते हो ए इक्वल्स टू 10, ए इक्वल्स टू a+1 एंड देन प्रिंट ए। बस यहाँ पर आपका सेमीकोलन यूज होगा, नहीं तो कहीं पर भी सेमीकोलन नहीं पाओगे आप। कहीं पर पाइथन के अंदर सेमीकोलन नहीं पाओगे, कहीं पर आप कर्ली ब्रेसेस नहीं पाओगे। सिर्फ आइडेंटिटेशन का खेल है, यहाँ पर आइडेंटिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। यस, जैनब राइट, गार्बेज वैल्यूज जो है वो थोड़ी सी पाइथन में नहीं है। अगर आपको वैल्यू असाइन करनी है किसी भी वेरिएबल को तो कई सारे तरीके हैं असाइन करने के। एक तो हमने देखा ही, दैट इज सिंपल। अगर आपको ए के अंदर कोई वैल्यू असाइन करनी है तो लिखो ए इक्वल्स टू 10, तो 10 जो वैल्यू है उसका ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। बट देर आर अदर वेज ऑल्सो। बेसिक फॉर्म जो हम देख चुके हैं, स्पैम इज ए वेरिएबल नेम, और स्पैम जो है वो स्ट्रिंग है। तो एक स्ट्रिंग क्रिएट होगी जिसके अंदर वैल्यू होगी स्पैम, और स्पैम के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट होगा जिसके अंदर एड्रेस होगा इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। सिंपल।
अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर असाइन करनी है एक साथ, मतलब लेट्स से आपके पास में दो वेरिएबल्स हैं, ए इक्वस टू 10, बी इक्वस टू 20, आप इनको सिंगल लाइन के अंदर कर सकते हो। आप बोल सकते हो ए बी इक्वस टू 10 20, तो ए के अंदर आपका 10 असाइन हो जाएगा, बी के अंदर 20 असाइन हो जाएगा, राइट। दिस इज कॉल्ड एज टपल असाइनमेंट एंड इट इज पोजिशनल। पोजिशन का मतलब क्या है कि अगर आपने लिखा ए बी सी इक्वस टू 10 20 30, तो पोजिशन के अकॉर्डिंगली ही आपकी वैल्यू असाइन होंगी। 10 जो है वो ए में जाएगी, 20 बी में जाएगी और 30 सी में जाएगी रेस्पेक्टिवली, राइट। फिर आप टपल आप लिस्ट के थ्रू भी कर सकते हो। यहाँ पर आप एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पर, इसको हम बोलते हैं एल वैल्यू। एल वैल्यू मतलब लेफ्ट साइड में क्या आ सकता है, राइट। आर वैल्यू मतलब राइट साइड में क्या आ सकता है। तो यहाँ पर आपने दो वेरिएबल बनाए, स्पैम के नाम से और हैम के नाम से, और उनके अंदर आपने असाइन किया यम एंड यम। ये दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, ये यम स्मॉल लेटर्स में और ये कैपिटल लेटर्स में है। सो दिस इज लिस्ट असाइनमेंट। तो आप लिस्ट के थ्रू भी असाइन कर सकते हो। ए बी सी डी इक्वस टू स्पैम, इसका मतलब क्या है। देखो यहाँ पर आपको दिखाएगा सर यहाँ पर तो एक ही स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ पर चार वेरिएबल, तो क्या हो रहा है, एक्चुअली एक एक कैरेक्टर जा रहा है ए बी सी डी के अंदर। ए के अंदर जाएगा एस, बी के अंदर जाएगा पी, और सी के अंदर जाएगा ए, और डी के अंदर जाएगा एम, राइट। अगर ये सिंपली होता ए इक्वस टू स्पैम, तो फिर तो सिंपल सी बात है कि एक स्ट्रिंग है ये, राइट। तो ए के अंदर वो स्ट्रिंग आपकी साइन हो जाएगी। फिर आपने कहा ए स्टार बी, यहाँ पर स्टार का मतलब पॉइंटर नहीं है, सी में स्टार का मतलब पॉइंटर है, राइट। अगर किसी वेरिएबल से पहले लगाओ, लेकिन यहाँ पर कुछ और मतलब है। इसका मतलब ये कि पहला जो कैरेक्टर है वो ए में असाइन करो, बाकी बचे हुए बी में कर दो। ओके, दिस सिंपली मीन्स दैट ए के अंदर आप एस असाइन करो, और स्टार बी मतलब बाकी जो बचे हुए उनको बी के अंदर असाइन कर दो। सो स्पैम इक्वस टू हैम इक्वस टू लंच, इसका मतलब ये है कि दो वेरिएबल्स के अंदर अगर हमें सेम वैल्यू डालनी हो, मतलब आपने कहा ए इक्वस टू 10, बी इक्वस टू 10, तो हम इसको सेम लाइन के अंदर लिख सकते हैं। वी कैन राइट इन द सेम लाइन। सो ए इक्वस टू बी इक्वस टू 10। सर ए बी सी डी सब स्पैम को रेफर करने चाहिए ना, नहीं। दिस इज सीक्वेंस असाइनमेंट। सीक्वेंस असाइनमेंट मतलब एक एक कैरेक्टर जो है वो जाएगा आपका इन ए बी सी डी के अंदर। तो आप पाओगे, आप पाइथन के अंदर लिखने की कोशिश करना ए बी सी इक्वस टू स्पैम, तो इस केस में एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पर तीन वेरिएबल्स हैं और यहाँ पर इस कैरेक्टर्स चार हैं। सो इसमें एरर आएगा। तो जितने वेरिएबल्स इधर हैं उतने कैरेक्टर्स होंगे, तो ये काम करेगा। इसका हम एरर और भी, इसके और भी एग्जांपल्स देखेंगे। दिस इज कॉल्ड एज, जिसके बारे में पढ़ा भी था, ऑगमेंटेड असाइनमेंट। ओके, दिस इज सिंपली इक्वल टू स्पैम इक्वल्स टू स्पैम प्लस 42। इसका सिंपल सा मतलब ये है। दिस इज ऑगमेंटेड असाइनमेंट। तो आप यहाँ प्लस की जगह पर कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, माइनस इक्वल टू, डिवीजन इक्वल्स टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल्स टू, मोड इक्वल्स टू, या फिर कोई भी बिटवाइज ऑपरेशन, राइट। So let's see how they will work. Let's say we have two variables, nudge and wink. Initially inside the nudge we have 1, wink equals to 2. When we are saying a b equals to nudge wink, that means inside a the value of nudge will be stored, and inside b whatever value we have inside wink that will be stored. तो अगर आप a और b को प्रिंट करने की कोशिश करोगे, you will find that a and b are 1 2. Through the list you can do like this, and when you will print cd you will get 1 2, right. Then यू कैन ऑल्सो डू लाइक दिस, जो आपने शायद किसी को डाउट भी था, एक क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था ए बी इक्वल्स टू बी ए, है ना। ए की वैल्यू कुछ थी शायद 3 और बी की वैल्यू थी 1। तो पहले आपने ए बी की वैल्यू प्रिंट करी जो कि 3 1 आई। फिर यहाँ पर देखो ए के अंदर असाइन हो गया है बी और बी के अंदर असाइन हो गया है ए, तो यानी कि ए की वैल्यू हो गई है 1, बी की वैल्यू हो गई है 3। तो अब आप करते हो प्रिंट ए बी, तो आंसर आएगा 1 3। सो इसका आउटपुट आएगा 3 1 1 3। ये क्वेश्चन था एक टेस्ट सीरीज के अंदर, इसमें कुछ लोगों को डाउट आया था सर ये कैसे हुआ। तो ये आप समझे होगे। आप अब आप मल्टीपल असाइनमेंट कर सकते हो, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो आपकी पाइथन है वो बहुत ही इजी टू लर्न, और बहुत ही कम लाइन में कोड कर सकते हो आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, राइट। सो बहुत सारी, मतलब बहुत बड़ा कोड आप बहुत कम लाइन में लिख सकते हो। जैसे कि हम अब देखेंगे मशीन लर्निंग के अंदर भी आप एक एल्गोरिथम को ट्रेन और टेस्ट कर सकते हो सिर्फ 2 लाइन के थ्रू। ओके, इनिशियली आप अपना डेटा प्रिपेयर करो और फिर एक सिंपल एक मेथड कॉल करनी होती है ट्रेन टेस्ट की, तो वो एक 2 लाइन में ही आपका पूरा मॉडल ट्रेन हो जाएगा। अगर आप किसी और लैंग्वेज में जाओगे, लेट्स से मैटलैब में या फिर आर में, सेम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को ट्रेन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, यू विल हैव ट्राइड एटलीस्ट 20 to 30 लाइन्स ऑफ कोड, बट पाइथन मेक्स इट वेरी इजी। यही रीज़न है कि पाइथन जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रही है डेटा साइंस में यूज़ करने के लिए। बाकी मैटलैब तो बहुत पहले से चली आ रही है डेटा एनालिसिस के लिए। आर सबसे फेमस थी जो इंडस्ट्री में यूज़ करते थे लोग। सो
This is how assignment works. So there are many ways. यस संजीव, वेरी रिच लाइब्रेरी। और पाइथन की लाइब्रेरी कंटिन्यूसली अपडेट ही हो रही है और भी मॉड्यूल्स हम ऐड करे जा रहे हैं। स्पेशली साइकिट लर्न लाइब्रेरी आने के बाद तो एमएल का वर्क बहुत ईजी हो गया। साइकिट लर्न लाइब्रेरी एक अकेली ऐसी लाइब्रेरी है जिसने पाइथन को पूरा का पूरा उसकी पूरी लाइफ ही चेंज कर दी, मतलब पाइथन को बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर दिया है। क्योंकि साइकिट लर्न के अंदर जितनी भी मशीन लर्निंग या फिर रिग्रेशन क्लस्टरिंग के जितनी भी एल्गोरिथम्स हैं, उन सब के इम्प्लीमेंटेशंस हैं। आपको सिंपली क्या करना है, बस फंक्शन कॉल करनी है, आपको पैकेज इंक्लूड करना है और उसके बाद में कॉल कर लेनी है एक फंक्शन को जो भी आप एल्गोरिथम रन करना चाहते हो। सो वेरी रिच लाइब्रेरी वी हैव इन पाइथन। सो व्हेन वी आर सेइंग ए बी सी इक्वल्स टू 1 2 3, दैट मीन्स ये तीन वेरिएबल्स हैं। तो लेफ्ट वैल्यू जो आपकी एल वैल्यू है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो आपके वेरिएबल्स होंगे। आप किसी कांस्टेंट के अंदर कोई वैल्यू साइन नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं लिखूं 1 2 3 इक्वल्स टू ए बी सी, तो ये एक्चुअली ये दिस विल बी रॉन्ग बिकॉज ऑफ द रॉन्ग एल वैल्यू। ओके, एल वैल्यू पे जो है आपका कोई ऐसा असाइनेबल होना चाहिए। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू शुड बी हैविंग सम असाइनेबल्स, मतलब जिनके अंदर आप वैल्यू असाइन कर पाओ, यानी कि वेरिएबल्स या फिर फंक्शन कॉल्स। सो ए बी सी दैट मीन्स ए के अंदर आएगा 1, बी के अंदर आएगा 2, सी के अंदर आएगा 3। तो ए सी की वैल्यू प्रिंट करोगे यू विल गेट 1 3। एंड यू से ए बी सी इक्वल्स टू ए बी सी, तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था सर अभी कि फिर तो ए बी सी जो है वो सेम पॉइंट करने चाहिए ए बी सी को। ऐसा नहीं होगा। कैरेक्टर ए विल बी असाइन टू ए, कैरेक्टर बी विल बी असाइन टू बी एंड कैरेक्टर सी विल बी असाइन टू सी। सो व्हेन यू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए एंड सी यू विल गेट कैरेक्टर ए एंड कैरेक्टर सी, राइट। एडवांस सीक्वेंस असाइनमेंट्स पैटर्न्स। सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ स्ट्रिंग इक्वल्स टू स्पैम। ओके, तो एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जिसके अंदर स्पैम है। यू हैव ए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट और वेरिएबल का नाम है स्ट्रिंग। इट इज पॉइंटिंग टू अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जिसके अंदर वैल्यू है स्पैम। व्हेन यू से ए बी सी डी इक्वल्स टू स्ट्रिंग, दिस सिंपली मीन्स दैट स्ट्रिंग के अंदर एक वैल्यू है, राइट, वो है स्पैम। उसके अंदर से कैरेक्टर एस जो है वो ए के अंदर जाएगा, पी जो है वो बी के अंदर और ए जो है वो सी के अंदर, एम जो है वो डी के अंदर। सो यू विल प्रिंट ए डी, यू विल गेट एस एंड एम, राइट। व्हेन यू से ए बी सी इक्वल्स टू स्ट्रिंग, यहाँ पर एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि स्पैम के अंदर 4 कैरेक्टर्स हैं और आपने सिर्फ 3 ही कैरेक्टर यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं, 3 ही वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। तो हर एक वेरिएबल के अंदर एक एक कैरेक्टर जाएगा, लेकिन यहाँ पर 4 कैरेक्टर, तो लेफ्ट हैंड साइड पर 4 वेरिएबल्स होने चाहिए थे। सो दैट मीन्स इट इज सेइंग टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक, क्योंकि इनके अकॉर्डिंगली वेरिएबल्स के अकॉर्डिंगली वैल्यूज जो है वो टू मैनी हो रही है। विल इट वर्क इफ ए बी सी डी इक्वल्स टू ए बी? It will not also work. Okay, it will also not work because you are trying to assign 2 characters into 4 variables. It will not work. Don't worry, हम इसको practically भी देखेंगे Python code के through. So either you can do like this or you can also do in this way. So for example you have string और string के अंदर है आपका spam. spam जो है मेमोरी के अंदर इस तरह से स्टोर होगा, SPAM। ओके, एक लिस्ट की फॉर्म में। ये इंडेक्स 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। सो व्हेन यू आर सेइंग स्ट्रिंग 0, मतलब इंडेक्स 0 पर जो वैल्यू है वो असाइन कर दो ए के अंदर। फिर स्ट्रिंग 1 के अंदर जो वैल्यू है वो असाइन कर दो बी के अंदर। और फिर 2 से स्टार्ट करो, यानी कि आपका जो इंडेक्स जो है 2 है वहाँ से स्टार्ट करो और एंडिंग तक जाओ। सो यू हैव 2 वेरिएबल्स, राइट, ए एंड एम। सो ए एंड एम विल बी असाइंड इनसाइड सी। सो दीज टू, इसको आप स्ट्रिंग की तरह अज्यूम करेगा, इट विल अज्यूम दैट इट इज अ स्ट्रिंग। सो लाइक दिस इट विल वर्क। बट पिछले केस में आपने देखा कि आप 2 कैरेक्टर्स जो है वो एक को नहीं दे सकते हो, वहां पर पोजिशनल थे। वहां पर क्या था? वहां पर यह था कि ए बी सी डी इक्वल्स टू आप स्पैम इस तरह से डालने की कोशिश कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पर ये ठीक था, लेकिन आपने कहा ए बी सी इक्वल्स टू स्पैम, तो वहां पर प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, पहले स्ट्रिंग 0 को आपने एक्सेस किया, वो क्या हुआ S। फिर स्ट्रिंग 1 को एक्सेस किया, वो हुआ आपका P। यहाँ पर आपने कहा स्ट्रिंग 2 एंड स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 2 एंड गो टिल एंडिंग। तो पहले आप इस फंक्शन को रन करोगे, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रन करोगे और ये एक स्ट्रिंग लेकर आएगा आपके पास में, ये लेकर आएगा AM, एक स्ट्रिंग लेकर आएगा। मतलब ये 2 कैरेक्टर्स आपके कैरेक्टर स्टोर करेंगे और ये स्ट्रिंग स्टोर करेगा जिसके अंदर 2 कैरेक्टर्स है AM। तो व्हेन यू ट्राई टू प्रिंट ABC यू विल गेट SPAM। बाकी 2 कैरेक्टर्स जो है वो इसके अंदर स्टोर होंगे, राइट। सो ABC इक्वल्स टू लिस्ट स्ट्रिंग 2 टू स्टार्ट एंड प्लस स्ट्रिंग 2 टू एंड। तो यहाँ पर क्या होगा,
आप इसका मतलब है कि आप लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हो. सो इफ यू वांट टू कन्वर्ट एनीथिंग इनटू लिस्ट, यू सिंपली नीड टू से लिस्ट, और इसके अंदर जो भी कन्वर्ट करना है वो पास कर दो. मान लो आपको स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है लिस्ट में, तो आपकी स्ट्रिंग जो है वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी और लिस्ट की फॉर्म में स्टोर होगी लाइक दिस. ओके, सो यू कैन कन्वर्ट एनीथिंग इनटू लिस्ट बाय यूजिंग द लिस्ट फंक्शन. ओके, इट इज ए सिंपली फंक्शन. ओके, पाइथन के अंदर एक्चुअली बहुत लोग कंफ्यूज होंगे फंक्शन और मेथड के बीच में क्या डिफरेंस है. फंक्शन और मेथड के बीच में क्या डिफरेंस है. वैसे तो दोनों बातें सेम ही हैं, बट फंक्शन हम नॉर्मली उनको बोलते हैं जो हम लाइब्रेरी से कॉल नहीं करते, किसी पैकेज के अंदर से कॉल नहीं कर रहे हैं. मतलब जो पाइथन के इनबिल्ट फंक्शन है या आपने बनाए हैं, ये वो फंक्शन जो आपने बनाए हैं या पाइथन के इनबिल्ट हैं. जो भी आप लाइब्रेरी से कॉल कर रहे हो उसको हम बोलते हैं मेथड. मान लो आपने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करी, इंपोर्ट पांडास. ओके, आपने इंपोर्ट करी इंपोर्ट पांडास. पांडास के अंदर एक एक मेथड है दैट इज कॉल्ड एज, सो लेट से आपने इंपोर्ट किया पांडास एज पीडी. मतलब आपने इसका नया नाम रख दिया, एक इसका निक नेम रख दिया है पांडास का पीडी. तो अगर आपको पांडास के अंदर से कोई मेथड कॉल करना है तो यू विल से पीडी डॉट लेट से रीड सी एस वी. रीड सी एस वी एक मेथड है इसके अंदर, जिसके अंदर आप सी एस वी का पाथ जो है वो यहाँ पर पास करोगे अगर आपको कोई सी एस वी फाइल रीड करनी है अपनी पाइथन प्रोग्राम के अंदर. तो रीड सी एस वी एक मेथड है. अगर आप बोलता हूँ प्रिंट, तो प्रिंट एक फंक्शन कॉल है. प्रिंट एक फंक्शन कॉल है. देखो आपने कोई यहाँ पर कोई पैकेज नेम ऐड नहीं किया, राइट. प्रिंट को आप कॉल करते वक्त कोई पैकेज नेम ऐड नहीं करते हो. तो फंक्शन नॉर्मली हम उनको बोलते हैं जो पाइथन के इनबिल्ट फंक्शन है या फिर आपने फंक्शन क्रिएट करे हैं, मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन है. मेथड हम उनको बोलते हैं जो आपने किसी पैकेज के अंदर से कॉल किए हैं, मतलब जो एक्सटर्नल पैकेजेस हैं. रिमेंबर, द लाइब्रेरीज और पैकेजेस आर नॉट द पार्ट ऑफ द कोर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो अपने हैं वही हैं बस. बाकी लेट से कल शहजाद की पाइथन बहुत अच्छी हो गई और उसने एक नया पैकेज क्रिएट करा, और वो पैकेज जो है वो आसान कर देगा वेब डेवलपमेंट को. तो वो एक्चुअली एक्सटर्नल पैकेज है, वो पाइथन का पार्ट नहीं है. उसको पाइथन इंक्लूड कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है पाइथन पर, राइट. सो इन दिस केस एक स्ट्रिंग जनरेट होगी जो कि स्टार्ट से स्टार्ट होगी और टू तक जाएगी, मतलब इंडेक्स 0 एंड इंडेक्स 1. टू इंक्लूड नहीं होगा. इंडेक्स 0 पर है एस, इंडेक्स 1 पर है पी, राइट. तो यहाँ पर एक आपके पास में दो कैरेक्टर्स आए एस एंड पी. यहाँ पर आपने कहा टू से स्टार्ट करो और एंडिंग तक जाओ, मतलब यहाँ पर दो कैरेक्टर्स होंगे आपके ए एम, राइट. ए एम दो कैरेक्टर्स आपने एक्सेस किए. अब दोनों के दोनों आपके क्या होंगे, दीज टू विल बी मर्ज टुगेदर. ये दोनों क्या होंगे, मर्ज रहेंगे. मतलब यहाँ पर आप कॉन्केटिनेट कर रहे हो. रिमेंबर, जब भी आप स्ट्रिंग्स के बीच में प्लस ऑपरेशन यूज करते हो, इसको हम स्ट्रिंग वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे भी, जो हम कल स्टार्ट करेंगे परसों, कल या परसों. तो प्लस का मतलब कॉन्केटिनेशन है. अगर आप दो स्ट्रिंग के बीच में प्लस ऑपरेशन यूज करते हो दैट मीन्स इट इज ए कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन. तो आपकी ये दोनों स्ट्रिंग कॉन्केनेट हो जाएगी आपकी स्पैम, उसको फिर आप लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हो. तो इसका मतलब है कि एक लिस्ट क्रिएट होगी जिसके अंदर होगा एस पी ए एम, राइट. तो उसके बाद में देन यू आर सेइंग असाइन देम टू ए बी सी. दैट मीन्स एस विल बी असाइन टू ए, देन पी विल बी असाइन टू बी एंड ए एम विल बी असाइन टू सी, राइट. So that means you will get SPAM when you print ABC. अब आप कह रहे हो ए बी इक्वल्स टू स्ट्रिंग स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गो टिल 2. दैट मीन्स इंडेक्स नंबर 0 एंड 1 विल बी प्रिंटेड. तो आपके इंडेक्स नंबर 0 1 पर क्या है, एस और पी. एस और पी जो है वो यहाँ पर असाइन हो जाएंगे ए और बी के अंदर. फिर आपने कहा सी इक्वल्स टू स्ट्रिंग स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स नंबर 2 एंड गो टिल एंड. मतलब ए एम जो है वो आपके असाइन हो जाएंगे कहाँ पर, सी के अंदर. सो अगेन सेम थिंग विल बी प्रिंटेड. So these are multiple ways of assigning some values inside the variables. Then there is a method called as extended sequence unpacking in Python 3.0. So what is this extended sequence unpacking? For example, let's say we have a sequence, we have a list inside which we have the values 1, 2, 3, 4. When you say A, B, C, D equals to sequence means 1 will be going into A, 2 will be going into B, and 3 will be going into C, and 4 will be going into D. So when you print A, B, C, D, so 1, 2, 3, 4 will be printed. But if you say A, B equals to sequence, but sequence के अंदर 4 values हैं और आपने variable 2 ही declare करे हैं, that means there will be an error, that will be value error. Too many values to unpack. Yes, right. Now इसको हम बोलते हैं extended sequence. Means अगर आपको let's say आपको पता आप इस बारे में श्योर नहीं हो कि जो आपका राइट हैंड साइड में है उसमें कितनी सारी वैल्यूज हैं अनपैक करने के लिए. जैसे कि सीक्वेंस एक लिस्ट है जिसके अंदर 4 वैल्यूज है. लेट्स से यू डू नॉट नो हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर टू अनपैक इनसाइड सीक्वेंस.
सो यू कैन राइट ए स्टार बी। तो ए क्या होगा, वो पहली वैल्यू ले लेगा और स्टार बी जो है बाकी सारी वैल्यूज ले लेगा, राइट। तो बी के अंदर होगा 2 3 4, या फिर ज़रूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में हो, आप इस तरह से भी लिख सकते हो स्टार बी ए इक्वल्स टू सीक्वेंस। इसका मतलब ये है कि पहली जो लास्ट की वैल्यू है वो 4 में चली जाएगी, ए में चली जाएगी, लास्ट वैल्यू विल गो इनटू ए, और बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो बी के अंदर, राइट। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो ए स्टार बी सी। इसका मतलब ये कि पहली वैल्यू ए के अंदर जाएगी, लास्ट वैल्यू सी के अंदर जाएगी, बाकी बची वैल्यू बी के अंदर, ओके, बीच की जो वैल्यूज होंगे। इस तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हो। सो दिस कैन कम ऑन एनी, सो इट कैन कम इन लास्ट और स्टार्टिंग और इन मिडिल, ओके, लाइक दिस। और लाइक दिस, इफ यू हैव अ स्ट्रिंग, सो फर्स्ट कैरेक्टर विल गो इनसाइड ए और बाकी जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स होंगे वो जाएंगे बी के अंदर। सो व्हेन यू प्रिंट ए इट विल प्रिंट बी, it will print s, and when you will print b it will print a list of characters. स्टार बी एंड स्लाइसिंग इज सेम? नो, स्लाइसिंग इज वेरी डिफरेंट। स्लाइसिंग बहुत अलग चीज़ है और स्टार ए अलग चीज़ है। स्टार ए हम यूज़ करते हैं असाइनमेंट के लिए, ओके। मीन्स व्हाट आई एम सेइंग इज, लेट्स से आपके पास में 4 वैल्यूज़ हैं, तो आप उनको 4 वेरिएबल के अंदर इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से असाइन कर सकते हो, या फिर इस तरह से कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ टपल, ओके, टपल की फॉर्म में कर सकते हो, या फिर लिस्ट की फॉर्म में कर सकते हो लाइक दिस, ओके, लिस्ट की फॉर्म में कर सकते हो। या फिर लेट्स से आपको ये 4 वैल्यूज जो है वो 2 वेरिएबल में ही पैक करनी है, यू वांट टू पैक दीज 4 वैल्यूज इनटू 2 वेरिएबल्स, मतलब 2 वेरिएबल के अंदर ही आप स्टोर करना चाहते हो। तो होगा क्या, लेट्स से आप ए है, ए के अंदर आपको ए की वैल्यू चाहिए और आप चाहते हो कि बी के अंदर बाकी सारी वैल्यूज आए, तो यू कैन से स्टार बी। तो डज नॉट मैटर पहली वैल्यू के बाद में कितनी वैल्यूज हैं, वो सब के सब बी के अंदर जाएगी, मतलब यू कैन से 1 2 3 4 लाइक दिस। तो 1 जो है वो ए के अंदर जाएगा और बाकी जो बची वैल्यूज हैं उनकी एक लिस्ट बन जाएगी, ओके, उनकी एक लिस्ट बनेगी और वो सारी वैल्यूज जो है एक लिस्ट होगी, वो ऑब्जेक्ट होगा लिस्ट ऑब्जेक्ट, और बी उनको रेफर कर रहा होगा, ओके, इस तरह से। और ए जो है वो एक ही वैल्यू को रेफर कर रहा होगा जो कि 1 है। सो दैट्स हाउ इट इज वर्किंग। स्लाइसिंग जो है वो व्हाट इज द टाइप ऑफ बी, यस लिस्ट, संजीव बिल्कुल सही पकड़े हो, बी का जो टाइप होगा दैट विल बी लिस्ट, ओके। यहाँ पर देखो ये क्या दिख रहा है, आउटपुट में क्या दिख रहा है, आउटपुट में आपको कर्ली ब्रेस, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब लिस्ट, राइट। स्लाइसिंग थोड़ा अलग तरह से काम करती है मनु। स्लाइसिंग का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आपने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करी, स्ट्रिंग इक्वल्स टू लेट्स से अ कैट फ्लिक्स, ओके, ये स्ट्रिंग आपने क्रिएट करी। अब आप चाहते हो कि आपको बस पहले 4 कैरेक्टर मिले, यू वांट ओनली द फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स इन आउटपुट। तो आप बोल सकते हो स्ट्रिंग I want to start from 0 and I want only the character from 0 to 4. 4 is not included. 4 कैरेक्टर मिलेंगे आपको अभी भी, कैरेक्टर नंबर 0, कैरेक्टर नंबर 1, कैरेक्टर नंबर 2, कैरेक्टर नंबर 3, 4 कैरेक्टर मिलेंगे, राइट, दैट इज ACAD, आपको ये मिलेगा। आप चाहते हो कि मुझे लास्ट के 4 कैरेक्टर्स चाहिए, आई वॉन्ट लास्ट 4 कैरेक्टर्स। सो व्हाट यू कैन से इज यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 4 एंड यू कैन गो टिल एंड, ओके, 4 से लेकर लास्ट तक। इसका मतलब है 4, स्टार्ट फ्रॉम द इंडेक्स नंबर 4 एंड गो टिल एंड, मतलब FLIX will be printed, right, FLIX will be printed, that means yes 4 3 2 1, no, not 4 3 2 1, 4 5 6 7, the index number 4 5 6 7, okay, these will be printed। एंड इफ यू वांट कि आपको सारे कैरेक्टर चाहिए, इफ यू वांट ऑल द कैरेक्टर्स, तो आप डायरेक्टली स्ट्रिंग लिख सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रिंग सिंपली लाइक दिस, मतलब स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गो टिल एंड। या फिर अगर आप चाहते हो कि मुझे जो है सिर्फ अल्टरनेट कैरेक्टर्स मिले, अल्टरनेट कैरेक्टर्स इसके अंदर, तो यू कैन से स्ट्रिंग स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गो टिल एंड। यहाँ पर मैं कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं स्पेसिफाई करूँगा 2, मतलब दो दो एक बार में दो कैरेक्टर, एक बार में 2 कैरेक्टर्स जंप करो, ओके, दिस इज कॉल्ड एज स्टेप साइज। स्टेप साइज मतलब पहले कैरेक्टर नंबर 0 प्रिंट होगा, उसके बाद में कैरेक्टर नंबर 2 प्रिंट होगा, उसके बाद में कैरेक्टर नंबर 4 प्रिंट होगा, उसके बाद में कैरेक्टर नंबर 6 प्रिंट होगा, फिर कैरेक्टर नंबर 8 प्रिंट होगा। सो लाइक दिस द कैरेक्टर्स विल बी प्रिंटेड। इन दिस केस द आउटपुट विल बी A F I think like this, okay, these will be printed।
इसी तरह से अगर आपको प्रिंट करना है, लेट्स से ओनली यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम 1, तो फिर जो बाकी बचे हुए कैरेक्टर वो आपके प्रिंट हो जाएंगे। इस इनके बारे में, स्लाइसिंग के बारे में बात करेंगे स्ट्रिंग को जब डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ we just want to understand what are the ways of assigning the variables, assigning the values into the variables. Multiple target assignment, ये last method है। So if you want to assign the same value into multiple variables, तो इसका मतलब ये कि a equals to b equals to c equals to spam, तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा spam के नाम से, और a b c सब के सब इसको पॉइंट करेंगे। a will be printing to this, b will be printing to this, and c will be pointing to this. All these will be pointing to spam. Okay, this is similar to saying c equals to spam, b equals to c, a equals to b. ओके ये बिल्कुल इसी तरह से है। ओके इसका और इसका मीनिंग बिल्कुल सेम है। मतलब इनिशियली पहले आपने कहा c इक्वल्स टू स्पैम, तो स्पैम के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ लिस्ट स्ट्रिंग टाइप का, c के पास में उसका एड्रेस है। फिर आपने कहा b इक्वल्स टू c, मतलब b के अंदर भी वही एड्रेस असाइन कर दो जो c के अंदर है, तो मतलब b भी अब इसी को पॉइंट कर रहा है। फिर आपने कहा a इक्वल्स टू b, तो मतलब b के अंदर जो एड्रेस है वो a के अंदर ट्रांसफर कर दो, तो ए बी सी को प्रिंट करेगा। अगर इनका ऑर्डर आप चेंज कर दो, इसको यहाँ ले जाओ और इसको यहाँ पर ले आओ, तो एरर आएगा, क्योंकि बी के नाम से कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, आप उसको ए में असाइन करने की कोशिश कर रहे हो। सो इनको आप रिप्लेस करोगे तो डिफरेंस दैट विल बी एरर, है ना, क्योंकि अभी तक तो क्रिएट नहीं हुआ ना बी के नाम से ऑब्जेक्ट, बी के नाम से ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। सो दैट्स हाउ यू कैन असाइन मल्टीपल वैल्यूज into single. So if you want to assign the same object into multiple variables, you can do like this. So multiple target assignment will work like this. So that initially let's say we have the value 0 inside b and inside a. ये भी समझना जरूरी है कि आपका जो ये काम है वो राइट टू लेफ्ट चलेगा। राइट टू लेफ्ट मतलब पहले b के अंदर 0 असाइन होगा, मतलब पहले आपका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है 0, उसका रेफरेंस पहले b के अंदर जाएगा और फिर a के अंदर b का रेफरेंस जाएगा, like this. When you are saying b equals to b plus 1, this means that a new object will be created inside which you will be having the value and b will be pointing to this particular object. अब b यहाँ पर point नहीं करेगा, right? So if you try to print the value of a and b, it will give you 0 1. लिस्ट के काम में थोड़ा अलग, लिस्ट के केस में थोड़ा अलग काम करेगा। लेट्स से वी हैव a equals to b equals to list, empty list. Okay, list is initially empty, there is nothing inside the list. An object will be created ऑफ लिस्ट टाइप, क्योंकि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है। ओके ए बी दोनों इसी को पॉइंट कर रहे होंगे। व्हेन यू से बी डॉट अपेंड 42, तो इसी के अंदर अपेंड होगा, राइट? यहाँ पर वैल्यू 42 अपेंड हो जाएगी। अपेंड मतलब इंसर्टिंग द वैल्यू इनसाइड अ लिस्ट। किसी भी लिस्ट के अंदर वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हम लिस्ट का नाम डॉट अपेंड, उसके बाद में उसकी जो भी वैल्यू आपको अपेंड करनी है। सो अगर आप ए और बी को प्रिंट करते हो, दोनों की वैल्यू 42 आएगी, क्योंकि यहाँ पर नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है। ओके नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ, उसी सेम ऑब्जेक्ट के अंदर जो कि लिस्ट ऑब्जेक्ट था उसी के अंदर वैल्यू आपकी असाइन हुई है, राइट? देन ऑगमेंटेड असाइनमेंट्स। ऑगमेंटेड असाइनमेंट मतलब आप नॉर्मली अगर आपको लिखना होता है लेट्स से एक्स इक्वल्स टू एक्स के अंदर आपको एक इंक्रीमेंट करना है, तो आप लिखते हो एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। इसी को आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो एक्स प्लस इक्वल्स टू 1। ओके दिस इज कॉल्ड एज ऑगमेंटेड असाइनमेंट। दिस इज ऑगमेंटेड असाइनमेंट शॉर्ट फॉर्म, मतलब आपने दो ऑपरेशन को ऑगमेंट कर दिया एक साथ, या शॉर्ट हैंड इज सेम। तो आपने दो ऑपरेशन को एक साथ ऑगमेंट कर दिया, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट ऑगमेंटेड असाइनमेंट। सो दिस इज द ट्रेडिशनल फॉर्म एंड दिस इज न्यूअर फॉर्म। अब आप प्लस के साथ में कुछ भी यूज कर सकते हो, प्लस इक्वल और मल्टीप्लीकेशन इक्वल और मॉड इक्वल और बिटवाइज एंड, और ना बिटवाइज एक्सोर, शिफ्ट ऑपरेशन लेफ्ट, दिस इज सिंपली एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन, दिस इज डिवीजन ऑपरेशन, दिस इज minus operation, this is I don't know what operation, or operation. Okay this is right operation, right shift operation, and this is floor division operation. एक क्वेश्चन था उसका भी डाउट पूछा था, शायद रहीसन ने डाउट पूछा था दैट सर जब आप प्रिंट कर रहे हो x डिवाइड बाय y, तो यहाँ पर आंसर आएगा फ्लोट वैल्यू, राइट? और व्हेन यू से प्रिंट x फ्लोर डिवीजन, ये फ्लोर डिवीजन है, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी आपकी इंटीजर वैल्यू। सो द आंसर वॉज फ्लोट एंड इंट इन दैट केस, जो आपका एक टेस्ट सीरीज के अंदर क्वेश्चन था। सो व्हेन यू से x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू x प्लस 1, व्हेन यू प्रिंट द वैल्यू ऑफ x यू विल गेट 2। ओके एंड व्हेन यू से ऑगमेंटेड, सो x प्लस इक्वल्स टू 1 दैट विल प्रिंट 3। अब ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनेंगे। रिमेंबर ये चीज़ थोड़ा सा आपको हेल्प करेगी समझने में।
वैल्यूज के अकॉर्डिंगली आपके ऑब्जेक्ट्स बनेंगे. द ऑब्जेक्ट्स विल बी क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज. ओके. सो व्हेन यू से स्पैम, एस इक्वल्स टू स्पैम एंड एस प्लस इक्वल्स टू स्पैम, यहाँ पर देखो थोड़ा सा चेंज है. वो चेंज क्या है? स्ट्रिंग के केस में दिस विल वर्क एज ए कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन, क्योंकि इंटीजर में तो क्या है, इंटीजर में आपका normally that is it will simply add two numbers, right? But this is implied concatenation, means in this case it will be concatenating the existing string, so you will get spam spam. Yes. So आप लिस्ट के अंदर कॉन्केटिनेशन दो तरह से कर सकते हो, यूजिंग द प्लस ऑपरेटर या फिर यूजिंग द अपेंड ऑपरेटर. राइट. व्हेन यू से l इक्वल्स टू 1 2 एंड l इक्वल्स टू l प्लस 3, दैट मीन्स इस लिस्ट के अंदर ही 1 2 के अंदर ही एक लिस्ट और ऐड हो जाएगी, दैट इज 3. फाइनली जो लिस्ट आएगी दैट विल बी 1 2 3. l डॉट अपेंड 4 मतलब 1 2 3 4 विल बी अपेंडेड टू दिस. दिस इज फास्टर बट इन प्लेस. ओके, दिस विल बी इन प्लेस. इस केस में क्या होगा? इस केस में आपकी l इक्वल्स टू 1 2 एक अलग स्ट्रिंग होगी और l प्लस 1 3 जो है वो एक अलग ऑब्जेक्ट होगा. इन दोनों में डिफरेंस है. Okay, this is out place and this is in place. In this case also, when you say l equals to l plus 5 6, that means a new object will be created now in which you will be having 1 2 3 4 5 6. In case of extend, the existing list will be extended. मतलब एक string, एक list थी आपके पास में जिसके अंदर था 1 2 3, right? और l इसको point कर रहा था. अगर आप बोलते हो l equals to l plus 3 4, तो इसका मतलब ये कि एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसके अंदर होगा 1 2 3 4, दो बार 3 होगा, 1 2 3 3 4, और l अब इसको पॉइंट कर रहा होगा, राइट. एंड व्हेन यू से l डॉट एक्सटेंड, तो l डॉट एक्सटेंड के केस में इट विल बी एक्सटेंडिंग द सेम स्ट्रिंग, सेम लिस्ट. append and extend are playing the same role. We will see extend और append में क्या डिफरेंस है. लिस्ट के अंदर extend और append में थोड़ा सा डिफरेंस है. ओके, वो पूरी append के अंदर सिर्फ वेरिएबल्स append होंगे, extend के अंदर सिंपल वेरिएबल्स extend होंगे, और append के अंदर पूरी एक्चुअली लिस्ट ही append हो जाएगी. मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट होगी एक. आई विल शो यू द आउटपुट ऑफ दैट. extend जो है वो लिस्ट के लिए यूज होगा. हाँ, इट विल यूज फॉर लिस्ट. सो लेट्स से वी हैव अ लिस्ट l एंड फिर हमने इसी लिस्ट को m को असाइन किया, एंड व्हेन वी आर सेइंग l इक्वल्स टू n प्लस 3 4, कॉन्केटेनेशन मेक्स अ न्यू ऑब्जेक्ट, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा. सो इन दिस केस अगर आप l और m को प्रिंट करते हो तो l के अंदर तो इनिशियली क्या था, 1 2 था, राइट. l के अंदर 1 2 था, फिर आपने कहा m इक्वल्स टू l, दैट मीन्स m भी इसी को पॉइंट करने के लग गया, राइट. फिर आपने कहा l इक्वल्स टू l प्लस 3 4, इसका मतलब है कि अब l जो है वो एक नई लिस्ट को पॉइंट करेगा जो एक्चुअली होगा कॉन्केटिनेशन ऑफ 1 2 एंड 3 4. तो l अब इसको पॉइंट कर रहा होगा और m अभी भी सी को पॉइंट कर रहा है. तो अगर आप प्रिंट करते हो l और m को तो आंसर अलग अलग आएंगे, क्योंकि अब वो दोनों अलग अलग लिस्ट को पॉइंट कर रहे हैं, राइट. सो l इक्वल्स टू 1 2, m इक्वल्स टू l प्लस इक्वल्स टू 3 4. इस केस में यहाँ पर देखो व्हेन यू आर सेइंग ऑगमेंटेड इक्वल, सो ऑगमेंटेड असाइनमेंट के केस में सेम के अंदर ही आपका चेंज होगा, राइट. प्लस इक्वल्स टू मीन्स एक्सटेंड, मीन्स दैट आफ्टर ऑल in all the cases plus equals to is not equals to plus, और मतलब what I mean to say is that x plus equals to 1 है, right, या फिर x equals to x plus 1 है. दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, राइट. इंटीजर केस में तो सेम तरह से काम करेंगे, लेकिन सारे केसेस में जो आपका ऑगमेंटेड ऑपरेशन होगा वो सेम तरह से काम नहीं करेगा. यहाँ पर देखो डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है आपको. कॉन्केटिनेशन के केस में एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, उसके अंदर वैल्यूज ऐड हो रही है, लेकिन यहाँ पर प्लस इक्वल्स टू, यहाँ पर भी तो आप सेम चीज कर रहे हो ना. l इक्वल्स टू l प्लस को आप लिख सकते हो l इक्वल्स l प्लस इक्वल्स टू, बट यहाँ पर ये अलग तरह से काम करेगा, राइट. यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग थी, मतलब आपने कहा l इक्वल्स टू 1 2, तो l इसको पॉइंट कर रहा है अभी, और फिर आपने कहा m इक्वल्स टू l, तो m भी इसी को पॉइंट करने लग गया. फिर आपने कहा l प्लस इक्वल्स टू, l प्लस इक्वल्स टू क्या करेगा, एक्सटेंड कर देगा, अपेंड कर देगा, और यू कैन से एक्सटेंड कर देगा.
दैट मीन्स यहाँ पर 3 4 वैल्यू आपकी यहीं पर चेंज होगी, मतलब एल और एम दोनों को प्रिंट करोगे आप तो वैल्यू आएगी 1 2 3 4 1 2 3 4। यस, ऑगमेंटेड के केस में नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। टपल बन रहा है आफ्टर कॉन्केटिनेशन ऑफ द लिस्ट, नहीं टपल क्यों बन रहा है, लिस्ट है तो लिस्ट ही बनेगी ना, अगर आप लिस्ट में एक्सटेंड कर रहे हो तो लिस्ट ही बनेगी। सो प्लस इक्वल्स टू मीन्स एक्सटेंड, एंड कॉन्केटिनेशन में और एक्सटेंड में आप डिफरेंस समझ रहे होंगे। कॉन्केटिनेशन में और एक्सटेंड में क्या डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस इन केस ऑफ लिस्ट। कॉन्केटिनेशन के केस में अलग ऑब्जेक्ट बनेगा और आपकी प्लस इक्वल्स टू केस में एक्सटेंड होगी, राइट। व्हेन वी टॉक अबाउट, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले ही, वेरिएबल नेम के नेम्स के जो रूल्स हैं। तो वेरिएबल का जो नाम है वो अंडरस्कोर से या लेटर से स्टार्ट हो सकता है और उसके बाद में कुछ भी एनी नंबर ऑफ लेटर्स या डिजिट फिर अंडरस्कोर हो सकते हैं, राइट। जैसे कि ये आपका वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, बट दिस इज इनवैलिड, दिस इज इनवैलिड, दिस इज इनवैलिड, राइट। एंड द केस मैटर्स, स्पैम इज नॉट सेम एज स्पैम, राइट, क्योंकि ये अलग ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा और ये अलग ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। रिजर्व वर्ड्स आर ऑफ लिमिट्स, तो कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं जिनको आप यूज नहीं कर सकते हो टू क्रिएट द योर वेरिएबल्स और अदर्स। नेमिंग कॉन्वेंशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, इनके बारे में कभी एमसीक्यू पूछ सकता है बट बहुत कम चांसेस हैं। वेरिएबल्स आप बहुत तरह से लिखते हो, कहीं पर आप पाओगे ए लिखा हुआ है, कहीं पर पाओगे अंडरस्कोर ए लिखा हुआ है, कहीं पर डबल अंडरस्कोर ए डबल अंडरस्कोर लिखा हुआ है, राइट। इन सब के कुछ थोड़े से नेमिंग कन्वेंशन है पाइथन में, मतलब इनके कुछ स्पेशल मीनिंग्स है। नेम दैट बिगिंस विद सिंगल इन अंडरस्कोर आर नॉट इम्पोर्टेड फ्रॉम ए मॉड्यूल, इम्पोर्ट डॉट स्टार स्टेटमेंट्स, मतलब अगर कोई अंडरस्कोर एक्स लिखा हुआ है तो ये वेरिएबल एक्चुअली किसी पर्टिकुलर पैकेज का पार्ट नहीं है। Names that have two leading and trailing underscore are system defined names that have special meaning to the interpreter, मतलब ये इस इंटरप्रेटर को कुछ अलग बताएंगे। आपने कहीं पर लिखा होगा लाइक दिस init, है ना, इस तरह से आपने कभी एक वेरिएबल लिखा हुआ दिखाई देगा आपको। सो दिस इज हैविंग अ स्पेशल मीनिंग फॉर द इंटरप्रेटर। Name that begin with two underscore and do not end with under two more, that means like this, are localized or mangled, मतलब ये किसी क्लास के लोकल वेरिएबल्स होंगे। द नेम्स दैट इज जस्ट सिंगल अंडरस्कोर रिटेन द रिजल्ट ऑफ द लास्ट एक्सप्रेशन व्हेन वर्किंग इंटरएक्टिवली, तो जब आप पाइथन को कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू चला रहे होंगे तो आपने कुछ एक्सप्रेशन इवैल्यूएट किया होगा, डबल अंडरस्कोर टाइप कर सिंगल अंडरस्कोर टाइप करके आप उस एक्सप्रेशन की वैल्यू देख सकते हो जो आपने पिछली बार जनरेट किया था, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरिएबल्स। In the next class, we will see the condition control statements, in which we will see if else loops and break, continue, pass, and all these things. And once we finish all these things, then we will move forward to our main topics. यहाँ तक जो हमने किया है वहाँ से 50% क्वेश्चन आएंगे और बाकी जो 50% क्वेश्चन आएंगे आपके, दोज विल कम फ्रॉम स्ट्रिंग्स, टपल्स एंड लिस्ट। सो वी हैव कवर्ड, सो टिल टुमारो इन सैटरडे तक हम ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक पूरा पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। एरर्स रह रहे हैं, एरर्स के बारे में पढ़ लेंगे, 2 3 मिनट 5 मिनट का काम है मतलब ये सब। तो सैटरडे को हम कोशिश करेंगे स्ट्रिंग को पढ़ने की और लिस्ट को। ओके, इसके बाद में टपल्स एंड डिक्शनरी वी विल ट्राई टू फिनिश ऑन मंडे, और उसके बाद में कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं। सो दैट मीन्स मंडे ट्यूसडे तक कोर पाइथन आपकी फिनिश हो जाएगी और उसके बाद में फिर हम और जो बाकी टॉपिक्स हैं फालतू के, इनको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ओके, इनमें भी हम टाइम स्पेंड करेंगे, मतलब मोस्टली आपको लॉज पढ़ने हैं इनमें, तो वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट दैट। यस रईसन, पाइथन के 2 3 टेस्ट और अपलोड होंगे आज और कल में। कल की थोड़ी सी टाइमिंग चेंज रहेगी, आई हैव टू ट्रैवल समवेयर। तो कल वीकेंड है, कितने लोगों की जॉब है, कितने लोगों की नहीं है, दिन में कौन लोग कंफर्टेबल हैं। सो आई एम प्लानिंग टू चेंज द टाइमिंग ऑफ, सो कल मुझे निकलना है शाम को 5 बजे। सो द टाइमिंग फॉर टुमारो देर विल बी 2 क्लासेस, एज आई टोल्ड यू वीकेंड्स पर 2 2 क्लासेस होंगी। तो कल सैटरडे को 11 to 12:30 एक क्लास होगी और फिर 1:30 to 3 एक क्लास होगी। 11 to 12:30 एंड देन 1:30 to 3। आई एम प्लानिंग दीज 2 क्लासेस।
नॉट पॉसिबल फॉर मी। संजीव रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में, बट मुझे क्लास लेना भी ज़रूरी है कल, और जाना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक दिन की क्लास भी छूटी ना, तो मतलब ये कि सिलेबस एकदम से 2 क्लास पीछे चला जाएगा, है ना। एक तो वो दिन गया, फिर अगला दिन जिस दिन मैं उस दिन ही क्लास लूँगा, दोनों दिन गए। सो दैट्स वाई इट विल बी अ लॉस। जो लोग ना देख पाए कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग देख लेना 1.5 की स्पीड पे करके। 1.5 आवर्स की क्लास आप 1 आवर में देख लोगे, राइट। आप स्पीड बढ़ा सकते हो क्लास की। But still, if you are not able to come, just try to watch the recordings. Tomorrow in the 11 to 12:30 class, we will finish the conditional and control statements. And in the next class from 1:30 to 3, in that class, we will finish strings. Okay, then good night. Let's meet tomorrow. Thank you.